Hello everyone, welcome to ApoMind where dreams become reality. And today we are going to start a series, a very important series in which we are going to discuss previous year questions of G Triple SB एग्ज़ाम. बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने. जी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड लेट मी गिव यू अ like information. This is not gonna be a simple video, this is not gonna be a normal video. ये एक नॉर्मल पी वाई क्यू सॉल्व करने वाला वीडियो नहीं होगा. यहाँ पे हर एक क्वेश्चन से एक टॉपिक समझाया जाएगा, एक टॉपिक समझाया जाएगा और एक कंसेप्ट बताया जाएगा. एक कंसेप्ट के साथ साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके टेबल्स होते हैं वो बताए जाएंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करने के बाद जैसे ही हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वो एक वेरी वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. उसके साथ आपको जी ट्रिपल एस बी के रिलेटेड हाई यील्ड आपके पॉइंट्स, ठीक है, हाई यील्ड पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज़ नॉट गोना बी अ नॉर्मल वीडियो जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा फिर आंसर बताऊंगा और फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे. नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन के बाद आंसर होगा, आंसर के बाद वेरी वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा. उसके बाद हम वो टॉपिक पूरा समझेंगे. मान लो जॉन्डिस के रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम शॉर्ट में समझेंगे कि जॉन्डिस कैसे होता है. आपका एक तरह का पूरा रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट से आया हो, कोई भी टॉपिक से आया हो. उसके बाद हाई यील्ड पॉइंट्स जी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताई जाएंगी. सो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी गो अहेड, मेरे को जस्ट आई वांटेड टू क्लियर वन थिंग. अगर आपको इस ये जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ. एपोमाइंड एक फ्री बैच लॉन्च कर रहा है. बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री बैच लॉन्च हो रही है फॉर जी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम. ये फ्री बैच में आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब मिलेगा और आपका ये जो पीडीएफ है आप देखते जाइए. इतना खूबसूरत तरीके से ये पीडीएफ डिज़ाइन किया गया है. एपोमाइंड की टीम ने इतना मेहनत करके ये पूरा पीडीएफ बनाया है जहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चीज़ें यहाँ पे पोर्ट्रे की गई है. तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर से बताऊंगा कि फ्री बैच कैसे एक्सेस करना है, फ्री बैच में क्या क्या मिलेगा और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके लिए रखी गई है ताकि आप अपना जी ट्रिपल एस बी में ड्रीम रैंक, ड्रीम स्कोर पा सकें. चलिए आगे बढ़ते हैं. So before we jump onto the first question, this is Ayush Sachdev and I have qualified MS Pharm in Pharmacology and Toxicology from NIPER Mohali. I have qualified GPAT and NIPER 2 times with the All India rank 55 in GPAT and All India rank in 121 in NIPER, and I have a teaching experience of 4+ years. I have also mentored 500 students for various pharma competitive exams. ओके, चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब. ठीक है, ग्रेट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन डिसफंक्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, यानी कि जीआईटी में कौन से ऑर्गन का डिसफंक्शन मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड है येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आईज, डार्क यूरिन और पेल स्टूल से. यानी कि ये पूछ रहा है कौन सा मतलब ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन का डिसफंक्शन हो सकता है जिससे हमको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. बेसिक सा एक ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ पैथो का भी इसमें कंसेप्ट लग रहा है. यहाँ पे बेसिकली देखिए, जॉन्डिस की हमको बात आती है. हम बेसिकली भी अगर हम समझें कि स्किन का कलर और आइज़ का कलर अगर येलो हो रहा है तो आप लोगों को इतना तो डिटेक्ट हो जाएगा कि ये जॉन्डिस की बात हो रही है. अब जॉन्डिस कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है आपके
बिलीरुबिन से, ठीक है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सर आपका जो हीम का मेटाबॉलिज्म होता है वो अभी समझते हैं कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जॉन्डिस जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका लीवर से रिलेटेड होता है। देखिए कॉलोन में तो हमारा ज़्यादा मतलब सारा डाइजेशन होता है, स्टमक में हमारा वापस ये आपका जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं, ठीक है। आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, पेनक्रियाज में नहीं। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म का काम है, मेटाबॉलिज्म का किंग माना जाता है आपका लीवर। तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये होगा। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो अगर आपको क्वेश्चन ना भी आ रहा हो तो आप चीज़ों को कोरिलेट कीजिए कि हाँ यार देखिए येलो कलर का बोला है स्किन डिस्कलरेशन, येलो कलर का डिस्कलरेशन हमको देखने को मिलता है जॉन्डिस में। और जॉन्डिस में क्या इन्वॉल्व होता है, बिलीरुबिन इन्वॉल्व होता है। ये बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे आपकी रिलेट करने की जो क्षमता है, रिलेट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। तो देखिए जॉन्डिस में हमारा येलो स्किन और आइस हो जाता है, यूरिन डार्क कलर का हो जाता है और स्टूल हमारा पेल स्टूल हो जाता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या दिखाता है ये चीज़, इम्पेयर्ड बिलीरुबिन हैंडलिंग बाय द लीवर या फिर बाइलरी ट्रैक्ट। देखिए हमारा जो बिलीरुबिन है वो दो जगह पे हैंडल किया जाता है, एक हमारा लीवर उसको हैंडल करता है और एक हमारा बाइलरी ट्रैक्ट में हमारा वो हैंडल होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है आपका देखिए बिलीरुबिन जो है ये फॉर्म कैसे होता है, पहले ये होता है हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से। हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से आपका बिलीरुबिन फॉर्म यहाँ पे हो जाता है आपकी बॉडी में, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जुगेटेड इन द लीवर, ये जो बिलीरुबिन है ये जाता है आपके लीवर में और वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉन्जुगेट मतलब एक ग्रुप बना लेता है बिलीरुबिन, किसके साथ ग्रुप बना लेता है, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, किसके साथ, ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। ये हमारा बिलीरुबिन का कॉन्जुगेट बन गया, क्या बन गया, कॉन्जुगेट, बिलीरुबिन प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड, और एक्सट्रैक्ट हो जाता है बाइल के साथ, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड इन बाइल। ये तो हो गया नॉर्मल चीज। अब लीवर डिसीज, मान लीजिए आपका लीवर खराब है, लीवर फेल कर रहा है, लीवर अपने रेगुलर वर्क में सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर बाइल के फ्लो में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को रिफ्लक्स करती है, यानी कि वापस भेज देती है ब्लड में। अब आपका ब्लड आपकी स्किन और आपके आइस की तरफ फ्लो करता है, तो ये बिलीरुबिन वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होने लगता है। एक्यूमुलेट होने से यहाँ पे आपको येलो कलर देखने को मिलता है। देखिए तो एक क्वेश्चन से हमने क्या जाना, बिलीरुबिन क्या होता है, हीम के ब्रेकडाउन से बनता है, हैंडल बाय लीवर, बाइल ट्रैक्ट, ठीक है। लीवर में दिक्कत आई, बाइल के फ्लो में दिक्कत आई, बिलीरुबिन ब्लड में रिफ्लक्स होगा, ब्लड के थ्रू आइस और आपके स्किन में एक्यूमुलेट हो सकता है, वहाँ पे येलो कलर दे सकता है, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे आराम से, और टॉपिक भी समझेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे, और बाकी की थियरी भी यहाँ पे हम जानेंगे। सो अगर आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपका वो टॉपिक नहीं है तो आप वो टॉपिक को पढ़ लेंगे मेरे साथ साथ, यानी कि आपका एक बिल्डअप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए थियरी यही बोलती है कि जॉन्डिस इज क्लिनिकली विजिबल व्हेन सीरम बिलीरुबिन एक्सीड्स, सीरम यानी कि ब्लड में, सीरम यानी कि ब्लड में, ठीक है, ब्लड में बिलीरुबिन जब 2 से 3 mg पर डेसीलीटर हो जाए, ठीक है, तो वो आपका जॉन्डिस कहलाता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन भले HAP का है, कंसेप्ट पैथोफिजियोलॉजी का है, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन होते हैं कि किस डिसीज में किस चीज़ का कितना लेवल ब्लड में मिलता है, या फिर डायग्नोस्टिक वे में अगर आप देखें जब चीज़ों को डायग्नोसिस कराया जाता है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ा, इसकी थियरी भी पढ़ी, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इंडिकेट्स जॉन्डिस, ठीक है, ब्लड में जो बिलीरुबिन की है क्या रेंज जो है वो जॉन्डिस इंडिकेट करती है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि
2 to 3 mg/dL से ज़्यादा हो जाए तो आपका जॉन्डिस इंडिकेट वहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक ये क्लासिफिकेशन है कि जॉन्डिस का कहाँ पे किस तरह का टाइप है। ठीक है, देखिए एक होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, यानी कि लीवर के पहले प्रॉब्लम आ रही है, एक होता है लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, और एक होता है पोस्ट हेपेटिक, यानी कि लीवर के बाद बाइलरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने देखा प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक में क्या होता है, आपके आरबीसी टूटने लगते हैं। अब आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनेगा आपका बिलीरुबिन। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सेसिव आरबीसी टूट रहे हैं तो एक्सेसिव हमारा बिलीरुबिन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिलीरुबिन जो आया है वो अनकॉन्जुगेटेड है। ठीक है, क्या है, अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि अभी तक ये लीवर में नहीं पहुंचा है। चलिए ये हो गया एक टाइप। हमारा जो सेकंड टाइप है हेपेटिक, उसमें लीवर डैमेज है, लीवर में ही प्रॉब्लम है, लीवर सेल में डैमेज है, यानी कि लीवर अपने नॉर्मल काम करने में फेल हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि वो लीवर में आया है तो यहाँ पे वो कॉन्जुगेट तो हो जाएगा बट लीवर उसको सही से हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों ही तरह का बिलीरुबिन आपको देखने को बढ़ा हुआ मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब कॉन्जुगेट होने के बाद लीवर आपका बिलीरुबिन आगे ट्रांसफर करता है बाइलरी ट्रैक्ट में। तो पोस्ट हेपेटिक में आपको हमेशा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही बढ़ा हुआ मिलेगा। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में, जॉन्डिस के पोस्ट हेपेटिक टाइप में हमेशा बिलीरुबिन आपको कॉन्जुगेटेड ही बढ़ा हुआ मिलेगा। जब आप उसका टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट में बढ़ा हुआ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मिलेगा। चलिए, तो हमने देखा कि प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में क्या फ़र्क होता है और यहाँ पे किस तरह का बिलीरुबिन बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली बिलीरुबिन की साइट क्या होती है, देखो हमारा जो बिलीरुबिन है, हीम से बिलीवर्डिन बनता है, बिलीवर्डिन से ये बिलीरुबिन बनता है, पर ये एक अनकॉन्जुगेटेड है। ठीक है, ब्लड में क्या रहता है, ब्लड में आपका बिलीरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके ही वो लीवर तक पहुंचता है। लीवर में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कॉन्जुगेट हो जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम है जो ग्लूकोरोनिक एसिड को ये बिलीरुबिन के साथ मर्ज कर देता है, कॉन्जुगेट कर देता है। इसके बाद वो आगे जाता है गट में, वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में, और ये यूरोबिलिनोजन स्टेरोकोबिलिन बनके आपके स्टूल के थ्रू या यूरोबिलिन बनके आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एक ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे पाथवे समझ लीजिए बनाया हुआ है कि हीम के ब्रेकडाउन से, हीमोग्लोबिन में हीम के ब्रेकडाउन से कैसे आपके स्टूल तक, आपके यूरिन तक बिलीरुबिन पहुँचता है। तो एक ये आप ज़रूर से नज़र मार लीजिएगा किस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आते तो आप निकाल सकते हैं। सिर्फ यही याद रखना है कि कहाँ पे बिलीरुबिन कौन किस तरह से हैंडल कर रहा है। ब्लड में है तो एल्ब्यूमिन के साथ, लीवर में है तो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, गट में है तो फिर वो कन्वर्ट हो रहा है यूरोबिलिनोजन में, फिर स्टेरोकोबिलिन स्टूल में निकल जाएगा। स्टूल से आप स्टेरो याद रख सकते हैं और यूरोबिलिन आपका यूरिन से याद हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा याद करने की इसमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझना है। चलिए आगे चलेंगे। हाई यील्ड हमारा पॉइंट है कि हम जो कब से बिलीरुबिन चिल्ला रहे हैं तो उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। तो बिलीरुबिन को हम लोग टेस्ट करते हैं वैन-डेनबर्ग के थ्रू। ये टेस्ट का नाम है, टेस्ट का नाम हमारा क्या है, हमारा नाम है टेस्ट का वैन-डेनबर्ग। ठीक है, वैन-डेनबर्ग टेस्ट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, चेक करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस यूज्ड इन एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी ऑफ अ स्टेराइल डोजेज फॉर्म। आइसोटोनिसिटी मतलब आपका ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है इज इक्वल टू ड्रग का भी उतना होना चाहिए, ड्रग का ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों बेटा, देखिए
अगर आइसोटोनिसिटी नहीं मेंटेन की जाएगी तो आपके आरबीसी यहाँ तो सिकुड़ जाएंगे, यहाँ तो फट जाएंगे, ठीक है। दोनों ही केस में आरबीसी मर जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस यूज़ हो रहा है हमारा आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए? देखिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन हमारा सोडियम क्लोराइड। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखते हैं। देखिए, पेरेंट्रल यानी कि जो दवाई हमारे ब्लड में जाने वाली है डायरेक्ट, इंट्रावेनस करके आपने सुना होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो, या फिर जो हमारे आँख में जाने वाली है वैसी दवाई, दोनों ही दवा का आपको आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप मेंटेन करते हैं सोडियम क्लोराइड जो है उसके थ्रू। सोडियम क्लोराइड एडजस्ट द टोनिसिटी यानी कि आइसोटोनिसिटी ऑफ स्टेराइल डोजेज फॉर्म। स्टेराइल डोजेज फॉर्म वही होता है आपका जो आपके ब्लड में जाए या डायरेक्ट आँख में जाए, उसको ही हम स्टेराइल डोजेज फॉर्म मानते हैं। क्योंकि जो दवाई आप मुंह से खाते हैं उसको स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं, वो आपके पेट में एसिड के थ्रू अपने आप जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर लगे हुए अगर, तो वो मर जाएंगे। पर आपके ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया चला गया या आपकी आँख में कोई बैक्टीरिया चला गया तो वो इन्फेक्शन कर लेगा। तो उसको रोकने के लिए सारे आँख और ब्लड में जाने वाली सारी दवाइयों को पहले ही स्टेराइल कर दिया जाता है, इसलिए उसको स्टेराइल डोजेज फॉर्म कहते हैं। एक चीज़ क्लियर हुई? तो स्टेराइल डोजेज फॉर्म को सोडियम क्लोराइड टोनिसिटी एडजस्ट कर देता है, ठीक है। चलिए, और क्या बना देता है? 0.9% NaCl के थ्रू हम इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे क्या हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। पेरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड्स इक्विवेलेंट टू 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। स्टार मार्क कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विवेलेंट किसके हो सकता है, ठीक है। ऑस्मोलरिटी, यहाँ पे ऑस्मोलरिटी भी देखते हैं हम लोग, 285 से 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर ये नहीं होगा तो पेन होगा, तो अवॉइड करने के लिए पेन को, टिश्यू डैमेज अवॉइड करने के लिए, हीमोलाइसिस यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ये हमारी सारी चीज़ें करते हैं। चलिए, अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग एजेंट यहाँ पे क्या है? NaCl है, इज कंप्यूटेड बाय सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। देखिए, अलग अलग मेथड आती है, मैं आपको बताता हूँ। 4 मेथड है हमारे पास, मैं आपको भी बताता हूँ, पूरा टेबल वाइज मेथड है। और एक आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, थोड़ा ट्रिक करके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, कि अगर NaCl जो है वो आपकी दवाई के साथ आपका जो है इनकम्पेटेबल हो, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे? आपकी दवाई के साथ अगर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिल नहीं रहा, मान लीजिए NaCl डालने से आपकी दवाई ख़राब हो रही है या उसका एफिकेसी कम आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप डेक्सट्रोज यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्टार मार्क कीजिएगा कि जब NaCl नहीं तो डेक्सट्रोज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है टोनिसिटी एडजस्ट करने के, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सेपिएंट्स जो हमारी ड्रग्स में जाते हैं। टोनिसिटी एडजस्ट करने के लिए हम लोग NaCl के साथ साथ डेक्सट्रोज, मैनिटॉल, जी हाँ, मैनिटॉल वही होता है जो हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, मैनिटॉल, ग्लिसरीन, ये सारे यूज़ करते हैं। एंटी बफर्स में हम लोग सिट्रेट, फॉस्फेट, एसीटेट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारा वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ करते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ करते हैं, ये केमिकल होता है, सिंथेटिक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड अपना नेचुरल विटामिन सी है, ठीक है, जो आपके लेमन और सिट्रेट फ्रूट में से मिल जाता है। चिलेटिंग एजेंट भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि EDTA। सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं हम लोग, फोम क्रिएट करना हो तो, या फिर वेटिंग एजेंट, एज अ वेटिंग एजेंट आपका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉलीसॉर्बेट, 80-20, ये सारी चीज़ें हम इसका यूज़ करते हैं। और आपका प्रिजर्वेटिव्स, इनफैक्ट मतलब आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो इसलिए आपका प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव्स में हम बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल और कोलेस्ट्रॉल नहीं, क्लोरोक्रेसॉल यूज़ किया जाता है। याद करिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और इवन पास्ट में भी पूछे गए हैं, तभी यहाँ पे ये चीज़ें रखी गई है। तो मेथड की बात करते हैं, कौन सी मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4 मेथड होती है। 4 में से पहली मेथड होती है हमारी सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, यानी कि आपका कितना ग्राम NaCl लगेगा टू इक्विवेलेंट 1 ग्राम ऑफ ड्रग, यानी कि आपका 1 ग्राम ऑफ ड्रग
का जितना ऑस्मोल, देखिए मैं इसको सिंपल भाषा में लिखता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ 1 ड्रग का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, और हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो हमारे ब्लड से हमको मैच करना है। मान लीजिए ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है और हमको हमारे ड्रग का ब्लड के जितना ही मैच करना है, ये हमारा गोल है। तो कितना ग्राम NaCl डालें सो दैट हमारा 1 ग्राम ड्रग का ऑस्मोटिक जो है प्रेशर वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से मैच कर जाए। तो वो कितना ग्राम जो है वही हमारा कैलकुलेट होता है यहाँ पे। ये सारी प्रैक्टिकल मेथड है वैसे तो, बट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में हम ये करते हैं। दूसरा होता है हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। देखिए ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है आपके ब्लड का, ठीक है, वो होता है -0.52। क्या होता है? -0.52। तो आपके ड्रग का भी अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना ही है, मतलब कि वो आपके ब्लड के साथ आइसोटोनिक है। तो ये चीज़ें फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड आता है हमारा वाइट विंसेंट मेथड। ये नाम से ही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेक योर ड्रग आइसोटोनिक विथ ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, 3-4 मेथड के नाम देंगे, आपको वाइट विंसेंट मेथड चूज करना रहेगा, नाम से ही पूछा जाता है, ठीक है। वाइट विंसेंट मेथड में क्या होता है, आप अपने ड्रग को वॉल्यूम बढ़ाते हो ड्रग का, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिकल मेथड है, बट आप ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर्म्ड, यानी कि आप अपने ड्रग का वॉल्यूम बढ़ा के उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के जितना करते हो, आइसोटोनिक करना है मतलब हमको। सेकंड है हमारा स्पेरोल मेथड। स्पेरोल मेथड भी एक तरह का क्या है, वाइट विंसेंट मेथड है, पर यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाइड है, यानी कि यहाँ पे ना पहले से ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी होती है, कैलकुलेशंस कर रखी होती है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ देखना है कि मेरा ड्रग का अमाउंट इतना है तो मुझे इतना इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाइड वाइट विंसेंट मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा एक लॉग का टेबल आता है, तो आपको लॉग निकालना नहीं पड़ेगा, लॉग का टेबल आप देख लेते हो कि लॉग का ये है, उसकी वैल्यू ये है, तो बस आप देख लेते हो कि ड्रग ये है, उसका वैल्यू ये है, तो मेरे को इतना इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, तो ये मेरे ब्लड के साथ आइसोटोनिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाइड मेथड होता है। अगर आपका देखिए हाइपोटोनिक होगा, आपका ड्रग हाइपोटोनिक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस ब्लास्ट हो जाएगा। आरबीसी मतलब कि फूल के, स्वेल होके ब्लास्ट हो जाएगा, स्वेल एंड ब्लास्ट, ठीक है, आरबीसी। और ड्रग अगर आपका क्या है, हाइपरटोनिक है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेनेशन, यानी कि श्रिंक हो जाएगा, और दोनों ही केस में आपका जो है आरबीसी डेड हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे ये आपके हाइल्ड कुछ पॉइंट्स हैं, तो ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होता है ये -0.52 आपको याद रखना है। चलिए ब्लड और टीयर्स का, चलिए एक सेकंड में फ़ोन ये आपका लैपटॉप ज़रा चार्जिंग लगा दूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट अदरवाइज। Okay, now we are all set. Thank you for waiting. Okay, which symptoms indicate severe disulfiram alcohol reaction requiring medical attention? यानी कि डाइसल्फिराम देने के बाद ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट हो जाता है जहाँ पे मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड है। देखिए बेटा, ड्राई माउथ और हेडेक ये बड़ा सिंपल सा साइड इफेक्ट है, सीरियस नहीं है। हेडेक और ड्राई माउथ तो ये नहीं आ सकता। इंसोम्निया और एक्साइटमेंट इज़ नॉट सीरियस जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन रिक्वायर करें। स्किन रैशेस और इचिंग ये भी नहीं, बट हाइपोटेंशन इज समथिंग विच डेफिनेटली रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और कन्फ्यूजन, हाइपोटेंशन के साथ कन्फ्यूजन आता है। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी आप बैठे हो, अचानक से उठे, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, ये हाइपोटेंशन की वजह से होता है। आपका बीपी सडनली ड्रॉप हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, ठीक है।
तो इसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो दिस कंडीशन रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। अब डायसल्फिराम क्या है, अल्कोहल में क्यों दिया जाता है अल्कोहल की हैबिट को छुड़ाने के लिए, वो हम समझते हैं। डायसल्फिराम इरिवर्सिबली इनहिबिट द अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। देखिए होता क्या है, व्हेन अल्कोहल इज टेकन एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट। मैं आपको बताता हूँ, थियरी पढ़ते हैं पहले, थियरी से आपको पहले ज़्यादा क्लियर होगा। थियरी में क्या कहा गया है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, इथेनॉल, आप जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग वाइन पीते हैं, ठीक है, वो कौन सा अल्कोहल होता है, मोस्टली हमारा इथेनॉल ही होता है, ठीक है। इथेनॉल जाएगा बॉडी में, कन्वर्ट होगा एसिटाल्डिहाइड में। यहाँ पे एंजाइम लगेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है एसीटेट में। किस में कन्वर्ट होगा, एसीटेट में। यहाँ पे एंजाइम लगेगा अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। डायसल्फिराम क्या करता है, इस स्टेप को ब्लॉक कर देता है। अब हमारा डायसल्फिराम ने अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक किया। देखिए अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करने से एसिटाल्डिहाइड जो है वो एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का लेवल बढ़ता जाएगा। ये एसिटाल्डिहाइड का लेवल बढ़ने की वजह से ही इंसान, मतलब जो पर्सन दारू पी रहा है या वाइन पी रहा है, ठीक है, जो भी अल्कोहल पी रहा है, उसको लगेगा नोजिया जैसा लगेगा, वॉमिटिंग, चक्कर आना, हेडेक हो जाना, हाइपोटेंशन होना, ठीक है, कन्फ्यूजन होना, ड्राई माउथ होना। तो ये सारी चीज़ें उसको लगती है। अब उसको जब भी ये ड्रग दिया जाता है तो बताया नहीं जाता, उसको छुपा करके ये ड्रग दिया जाता है खाने वगैरह में, या जैसे भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वैसे। तो वो जो पर्सन है, मान लीजिए XYZ, वो जब अल्कोहल पिएगा उसका एसिटाल्डिहाइड वाला स्टेप रुक जाएगा। एसिटाल्डिहाइड वाला स्टेप रुक जाएगा तो उसका एसिटाल्डिहाइड बढ़ जाएगा, तो उसको वैसे सारे सिम्टम्स आने लगेंगे। तो अब उसको क्या लगेगा कि मैंने अल्कोहल पिया तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, बीपी कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा ये अल्कोहल पीने की वजह से। तो धीरे धीरे ऐसा जब बार बार होने लगेगा तो उसका अल्कोहल पीना वो छोड़ देगा। तो जब अल्कोहल की हैबिट होती है तब हम डायसल्फिराम देते हैं, बट इट इज़ हाईली प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग, तो ये आप मतलब कोई भी डॉक्टर के सजेशन के बिना नहीं ले सकता, ठीक है। चलिए, तो इसमें से वो ऐसा सिम्टम है हाइपोटेंशन जिसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो डायसल्फिराम जैसा काम करती है, ठीक है, यानी कि वो अल्कोहल छुड़ाने के लिए नहीं होता, पर वो डायसल्फिराम जैसा रिएक्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, क्लोरामफेनिकॉल, आपका एंटीफंगल में केटोकोनाजोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गायनेकोमेस्टिया भी करती है, ठीक है, और आपका एंटी डायबिटिक में क्लोरप्रोपामाइड, सल्फोनाइल यूरिया क्लास याद रखिएगा, ठीक है, और प्रोकार्बाजिन जैसी ड्रग्स, और कुछ आपके सेफालोस्पोरिन्स भी। चलिए, हाइल्ड हमारा टॉपिक क्या कहता है कि डायसल्फिराम यूज्ड इन अल्कोहल डी एडिक्शन, ठीक है। और चलिए, फोमेपिजोल, फोमेपिजोल यहाँ पे एक अलग चीज़ आ जाती है। मान लीजिए फोमेपिजोल का काम क्या है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक करता है। अब देखिए, इथेनॉल जो था, इथेनॉल क्या होता है, वाइन में होता है, या फिर आपका एज अ पीने वाला अल्कोहल इथेनॉल होता है। ये कहा जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, पर हमारा जो मिथेनॉल होता है वो भी इसके थ्रू ही मेटाबोलाइज होता है। पर ये हमारा पॉइजन है, ये पॉइजन करता है, सीधा आपके आँख पे इफेक्ट करता है, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रोक दिया, इनहिबिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फोमेपिजोल, ठीक है, तो ये आपका मिथेनॉल जो है वो आगे कन्वर्ट नहीं होगा, और मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल का पॉइजनिंग नहीं हो, क्योंकि मिथेनॉल पॉइजनिंग तब करता है जब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म मिथेनॉल का रोकने के लिए हम इसको देते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक करता है। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे काम करेगा आपका डायसल्फिराम, यहाँ पे काम करेगा आपका फोमेपिजोल। फोमेपिजोल मिथेनॉल पॉइजनिंग के लिए, डायसल्फिराम अल्कोहल की हैबिट छुड़ाने के लिए, याद रखिएगा। चलिए,
आगे बढ़ेंगे, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी फ्रॉम कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड में यानी कि जैसे कि आपका डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, पोटेशियम का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अगर आपका पोटेशियम लो लेवल हो गया तो आपका डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए, हाइपोकैलेमिया यानी कि लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू डिजिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमारा हाइपोकैलेमिया करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे रहेगा देख लेते हैं। देखिए पहले तो डिजिटॉक्सिन का काम करने का तरीका क्या होता है। डिजिटॉक्सिन जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस नाम के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है। डिजिटॉक्सिन ने इसको ब्लॉक किया। अब इसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर का जो सोडियम है वो बाहर नहीं जा पाता। सेल के अंदर का सोडियम बाहर नहीं जा पाता, वैसे वो इसके थ्रू बाहर जाता था, बट इसको हमने ब्लॉक कर दिया डिजिटॉक्सिन के थ्रू। तो अंदर ही अंदर सोडियम का लेवल बढ़ गया। अब इससे क्या होता है, वैसे क्या होता था, सेल के अंदर कैल्शियम भी रहता था, ठीक है, कैल्शियम भी है। अब वैसे क्या होता था कि आपका नॉर्मल कंडीशन में ये सेल है, यहाँ से आपका सोडियम बाहर जाता था, ठीक है, फिर वापस सोडियम अंदर आने के लिए सोडियम कैल्शियम पंप का यूज होता था और आपका कैल्शियम जो है वो बाहर जाता था। सो इन शॉर्ट हमने ये इसको ब्लॉक करके हमने अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो अमाउंट है यानी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी। इससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक देखने से क्या होगा, आपका जो कैल्शियम जो है वो क्या कराएगा, याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब टॉक्सिसिटी की बात आ गई, तो जब देखिए आपका जो इंट्रासेलुलर सोडियम आयन है वो अंदर सेल के बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका जो पोटेशियम है वो घटता जाता है, ठीक है, बाहर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टर्स जैसे कि आपका हमने बोला कि हाइपोकैलेमिया जो है वो टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। तो हाइपोकैलेमिया होने से आपका जो डिजिटॉक्सिन है वो क्या करता है, कंपीट करता है वहाँ पे जहाँ पे आपका पोटेशियम बाइंड करने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। पोटेशियम एंड डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन कंपीट फॉर द सेम साइट इन द हाइपोकैलेमिया, ओके, और यहाँ पे डिजॉक्सिन ज़्यादा बाइंड कर जाती है तो उसकी टॉक्सिसिटी रेज हो जाती है, मतलब आपकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी डिजिटॉक्सिन की, ठीक है। चलिए और एक और भी चीज़ होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि देखिए अगर आपने कोई ऐसा डायूरेटिक दिया, डायूरेटिक मतलब कोई ऐसा ड्रग जिससे आपका यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। डायूरेटिक में एक ड्रग आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है, एक होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स और एक होता है अदर डायूरेटिक्स, जो कि अब ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये तो पोटेशियम का जो अमाउंट है बॉडी में वो बचा के रखते हैं, स्पेयर करके रखते हैं। बट जैसे कि फ्यूराज़ामाइड हो गया, ठीक है, या फिर आपका थायाजाइड हो गया, ये क्या करते हैं, बॉडी में पोटेशियम लेवल डाउन कर देते हैं, बिल्कुल ज़्यादा, ठीक है, एकदम ही डाउन कर देते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन देते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो पोटेशियम लेवल है वो तो डाउन है ही, प्लस आपने क्या कर दिया, डिजॉक्सिन दे दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हाइपोकैलेमिया से हमारा डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए हाई यील्ड अगर पॉइंट हम देखना चाहें यहाँ पे, उससे पहले एक चीज़ है कि एंटीडोट क्या होता है। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि डिजी बाइंड करके एक एंटीबॉडी आती है, एंटीबॉडी। नाउ दिस एंटीबॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडी पकड़ लेती है डिजिटॉक्सिन को, डिजिटॉक्सिन या डिजॉक्सिन जो भी आपकी ड्रग है उसको, ठीक है।
चलिए ये क्या करती है, इसको पकड़ लेती है और उसका फ्री सर्कुलर आपकी जो ड्रग होती है डिजिटॉक्सिन या डिजॉक्सिन, उसका अमाउंट कम कर देती है। ठीक है, तो इससे आपकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि डिजॉक्सिन जो है उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स वैसे ही बहुत लो होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, ये देखिए, ये आपका ग्राफ होता है, आपने बायोफार्म में शायद ग्राफ देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग आपका ये होता है आपका मैक्सिमम सेफ डोज, ठीक है, और ये होता है आपका मिनिमम इफेक्टिव डोज। तो आपकी ड्रग जो होती है मिनिमम इफेक्टिव डोज से ज़्यादा और मैक्सिमम सेफ डोज से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैक्सिमम सेफ डोज के बाहर चली गई, ठीक है, तो आपका टॉक्सिसिटी होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। तो आपका नॉर्मली तो देखिए क्या होता है, नॉर्मली आपका जो थेरापेटिक विंडो होता है वो इतना होता है। चलो मान लीजिए ये इतना हो गया, ये मैक्सिमम सेफ डोज और ये मिनिमम इफेक्टिव डोज बोलते हैं, कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और डिजिटॉक्सिन के मामले में ये बिल्कुल नैरो होता है, देखिए बिल्कुल थिन लाइन है। थोड़ा सा भी आगे गए तो टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, टॉक्सिसिटी आ जाएगी, तो ये याद रखिएगा। और आपका डिगॉक्सिन की ये बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ओरली कम होती है और इसकी हाफ लाइफ अराउंड 40 आवर्स होती है। यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं पहले के एग्जाम में, तो यहाँ से आप एकदम नोट करके रख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which statement accurately reflect the labeling requirement for आयुष drugs? आयुष सचदेव, नो, आयुष सचदेव की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारा आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथिक ड्रग्स का जो है आयुष, उसके बारे में बात हो रही है। तो एज पर DNC एक्ट 1945 के अकॉर्डिंग आयुष ड्रग्स पे क्या क्या लेबल पे क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए। द लेबल मस्ट शो ओनली द कॉम्पोजिशन एंड एक्सपायर डेट। कॉम्पोजिशन और एक्सपायर डेट होगी तो भैया यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन कौन बताएगा, सिर्फ ओनली लिखा है ना, ओनली तो नहीं चाहिए हमको। द लेबल मस्ट शो स्पेसिफाई ओनली लाइसेंस नंबर और मैन्युफैक्चरर का एड्रेस। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट मिसिंग हो गई। यहाँ पे तो बोल रहा है ना कि ओनली, यानी कि ये दो चीज़ें ही बताएगा। हमको तो सारी चीज़ें चाहिए बेटा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है लेबल पे, चाहे आयुष का ड्रग हो, चाहे आपका एलोपैथिक ड्रग हो, केमिकल ड्रग हो। ठीक है, द लेबल मस्ट मेंशन ओनली रिटेल प्राइस एंड बैच नंबर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, एक्सपायरी डेट क्या है और आपका एक्टिव कॉम्पोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये तो है ही नहीं। तो जहाँ ओनली वाला ऑप्शन तो आप आएगा नहीं। द लेबल मस्ट स्पेसिफाई द स्टोरेज कंडीशन, बस यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन का लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, तो ओनली नहीं लिखा इसलिए हम ये आंसर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लेबल पे स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, विच इज ओके, करेक्ट ऑप्शन। बट अगर मैं बोलूँ कि लेबल पे सिर्फ ओनली लाइसेंस नंबर और मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पे बाकी चीजें मैं कट कर रहा हूँ लेबल से, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि ओनली ये होना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारा स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, बस ये लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको करेक्ट मानेंगे। अब एक्चुअल में हमारे जो आयुष के जो ड्रग्स होती है या फिर कोई भी ड्रग्स होती है, उस पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी होती है, जैसे कि ड्रग का नाम, एक्टिव इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरर का नाम, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, लाइसेंस नंबर, ठीक है, आपका प्रोवाइडेड बाय AUS, बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चर कब हुआ है, एक्सपायरी कब हुआ है, ये सारी चीज़ें, स्टोरेज कंडीशन ऑफ कोर्स, और आपका वर्ड्स जैसे कि ये आयुर्वेदा से बिलोंग करती है या फिर आपका यूनानी मेडिसिन से ये बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, विच सिनेरियो बेस्ट इल्यूस्ट्रेट्स द इफेक्ट ऑफ अल्टर्ड एपोप्टोसिस इन कैंसर पैथोफिजियोलॉजी। बेटा देखो, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि हमने सेल डेथ हो रही है बट ये प्रोग्राम नहीं, यानी कि डिसाइड किया गया है, हमारी बॉडी ने खुद यहाँ पे डिसाइड किया है कि सेल की डेथ होनी चाहिए। ठीक है, इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। अब कैंसर में ये चीज़ ऑल्टर हो जाती है, यानी कि कैंसर में हमारे जो एबनॉर्मल सेल होते हैं, कैंसर में हमारे क्या होते हैं, कैंसर में हमारे एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। एक्चुअली तो
उनकी डेथ हो जानी चाहिए, सेल शुड बी डाई, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, सेल जो होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपोप्टोसिस किसका होना चाहिए, एपोप्टोसिस यानी कि आप मान लीजिए मर्डर में क्या होता है, प्लान होता है सब कुछ, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू पोर्ट्रे, ठीक है, बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना पड़ेगा। मैं मर्डर ला नहीं रहा, बट मर्डर में चलो मान लो, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल अगेन, बट मर्डर में कैसे चीज़ें प्लान की जाती है, क्रिमिनल प्लान करता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी हमारे खराब सेल के लिए, जो खराब सेल एक क्रिमिनल है उसका मर्डर कर रही है, यानी कि उसका मारना चाहती है। सब चीज़ें प्रोग्राम्ड है, सब चीज़ें पहले से ही प्लान होती है। तो ये एबनॉर्मल सेल भी मर जाना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल है, कैंसरस सेल है, बट यहाँ पे चीज़ें अल्टर हो जा रही है। यहाँ पे चीज़ें अल्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, ये सेल सर्वाइव कर जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए, डिफेक्टिव एपोप्टोसिस अलाउज ये सर्वाइवल ऑफ द एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल यानी कि कैंसरस सेल, ठीक है, लीडिंग टू ट्यूमर ग्रोथ। यानी कि यहाँ पे हमारा जो खराब सेल है उसका एपोप्टोसिस हो जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ अल्टर्ड एपोप्टोसिस ये सेल सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमारा जो सेल है, ये सेल ले लेते हैं ये सेल पे ना BCL2 का एक्सप्रेशन हो जाता है। ये जो BCL2 है ना, ये क्या करता है, ये बोलता है स्टॉप एपोप्टोसिस। क्या करता है, ये एपोप्टोसिस को क्या करता है, स्टॉप करता है। यानी कि कैंसर सेल है, ये मान लो ये कैंसर सेल है, ठीक है, कैंसर सेल के ऊपर ये आ गया। यानी कि एक ऐसा समझो क्रिमिनल है, उसने पुलिस का कॉस्ट्यूम पहन लिया है, पुलिस का कॉस्ट्यूम पहन लिया। अब क्या कोई भी उसको पकड़ेगा, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है जिसको ऐसे तो मारना है, ठीक है, हमको उसको मार देना है क्रिमिनल को, ठीक है, उसको खत्म कर देना है। बट अगर वो पुलिस का ड्रेस पहन के घूमेगा, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों, हम बोलेंगे क्योंकि अरे ये तो पुलिस वाला है, ये तो क्रिमिनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैंसर सेल क्या करता है, अपने ऊपर BCL2 का एक्सप्रेशन करता है। कि BCL2 जो होता है ना, वो एपोप्टोसिस को बोलता है यार एपोप्टोसिस आप मत स्टार्ट होना। तो हमारा जो सेल है वो सर्वाइव कर जाता है। क्या हो जाता है, सर्वाइव कर जाता है देखिए, तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखिए। हमारा जो BCL2 है वो सेल्स को बोलता है कि एपोप्टोसिस ना हो, तो हमारा सेल जो है सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। चलिए, अब एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। बट यहाँ पे दो हाई यील्ड पॉइंट होते हैं। एक BCL जो है ना, वो बोलता है कि एपोप्टोसिस ना हो, बट ये दो और हमारे आपको सेल्स के ऊपर एक्सप्रेशन देखने मिलते हैं। सेल के ऊपर जब आपका बैक्स या फिर बैड का एक्सप्रेशन हो जाए, क्या हो जाए, एक्सप्रेशन हो जाए, तब ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे एपोप्टोसिस करवाओ। क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस करवाओ। देखो ये बोलते हैं एपोप्टोसिस करवाओ, ये खुद सेल को बोलते हैं कि एपोप्टोसिस करवाओ। आप इसको ऐसे समझिए, जो क्रिमिनल है वो हाथ में झंडा लेके घूम रहा है कि मैं ही चोर हूं, मैंने ही गलती की है, मैं ही क्रिमिनल हूं। जब वो हाथ में झंडा लेके घूम रहा है तो पुलिस को वो दिख जाएगा, तो उसको सीधा शूट आउट कर देंगे कि भाई दिस इज क्रिमिनल, इसको मारो। तो ये सेल खुद बोलता है कि बैक्स और बैड अपना एक्सप्रेस करता है सेल के ऊपर और बोलता है कि एपोप्टोसिस हो जाना चाहिए इस सेल का। वहीं BCL2 में सेल हाइड करता है अपने आप को एपोप्टोसिस होने से। अब एपोप्टोसिस जो है वो एक तरह का प्रोग्राम्ड मतलब क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, और ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है, पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी कि एपोप्टोसिस जो है ना वो फिजियोलॉजिकल होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में सेल डेथ होती है। और नेक्रोसिस क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल, यानी कि जब बीमार कंडीशन, आप जब बीमार पड़ जाते हो तब जब सेल डेथ होती है तो उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है। इसमें ATP रिक्वायर्ड होती है, इसमें नहीं होती। यहाँ पे एपोप्टोसिस में सेल का साइज श्रिंक हो जाता है। ये एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सेल साइज श्रिंक्स वाइल ड्यूरिंग सेल डेथ। एपोप्टोसिस में भी सेल डेथ होता है, नेक्रोसिस में भी होता है, ठीक है। तो एक एक आप जो रो है उसको एक एक क्वेश्चन मान के समझ सकते हो। चलिए, और इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होती बिकॉज ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है
और इसमें इन्फ्लामेशन होती है बिकॉज ये एक तरह का पैथोलॉजिकल कंडीशन है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट 1960, what is the penalty imposed on contravention to any order made by the committee under section 19? देखिए सेक्शन 19 के अंदर कमिटी के द्वारा किया गया जो ऑर्डर है उसका कॉन्ट्रावेंशन यानी कि वो ऑर्डर ना मानने पर कितना फाइन दिया जा, मतलब कितना फाइन लगता है। तो इसका यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझ लिया तो आप जान सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में हमारा स्ट्रेटेजी होती है, दिमाग लगाना होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यहाँ तो आपको पता है, यहाँ तो नहीं पता। अगर मुझे पता है तो मैं बता दूंगा कि कितना फाइन लगता है। अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है ये तो मैं यहाँ पे थोड़ी तुक्का मारूंगा कि यार 100 में मतलब 100 में फाइन हो जाएगा या फिर 300 में फाइन मेरा हो जाएगा। मेरे को पढ़ा ही नहीं है तो मैं कैसे तुक्का लगाऊं? 100, 200, 300, 400 में कोई तुक्का थोड़ी लगाएगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम में जब बैठे हों और आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि यार इसमें तो तुक्का लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप किया कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो स्किप कीजिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई भी आंसर लगा के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 200 रुपये। 200 रुपीज़ का फाइन हमारा रहता है। हमारे पास जो पहले कमेटी का नाम था क्या था? CSEA, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन experiments on animal. Now this committee is known as CCSVA, Committee for the Controlled and Supervision Experiments of Animals, इस तरह से, ठीक है। चलिए, और एक हमारी टर्म होती है, मतलब जैसे IAEC, ये आपको मतलब हम जब नाइपर में थे तब भी ये कमेटी रहती थी। ये कमेटी हमको एनिमल्स का एक्सेस प्रोवाइड कराती है। इसका होता है फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। ये हर इंस्टीट्यूट में होती है, ठीक है। CPCSCA जो आपकी कमेटी, ये एक सेंट्रल कमेटी होती है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट लेवल पे आकर के हर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में IAEC कमेटी होती है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, ठीक है। चलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपका फुल फॉर्म भी पूछा गया है और पूछा जाता है आगे। और एक बात याद रखिएगा, ये जो कमेटी है CCSCA बोलते हैं अभी इसको, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आती है। किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर ये कमेटी आती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि CCSCA कमेटी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, Which cycloalkane is prepared by Bayer's strain theory to have the highest angle strain? Bayer strain theory ने बताया कि कार्बन जो है वो 109 डिग्री 0.28 का आपका जो बॉन्ड एंगल है वो प्रेफर करते हैं। बट जो थियरी यानी कि जो आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो अगर बेयर स्ट्रेन थियरी से डेविएट करते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे इसमें स्ट्रेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेन किस में है? देखिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेन हमारा रहता है साइक्लोप्रोपेन में। कैसे होता है आइए समझते हैं। तो बेयर थियरी क्या अज्यूम करती है कि कार्बन 109 डिग्री 0.28 का बॉन्ड प्रेफर करते हैं। साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री का आपका बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो साइक्लोप्रोपेन में डेविएशन कितना देखने को मिलता है? 24 डिग्री का। अब आप बोलेंगे कि सर जब हम 109 में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो 24 नहीं आता है, इट्स अराउंड 48 के आसपास कुछ आता है, ठीक है। तो एक्चुअली बेयर ने क्या, बेयर की ये थियरी है, बेयर्स थियरी है। बेयर ने ये अज्यूम किया था कि जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है
इस पे दोनों तरफ से प्रेशर लगता है, मतलब कि स्ट्रेन लगता है। अगर मैं ये इसको मुड़ा दूँ ऐसे करके तो यहाँ से भी मेरा प्रेशर लगेगा, स्ट्रेन लगेगा, यहाँ से भी स्ट्रेन लगेगा। तो इसलिए वो स्ट्रेन जो होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेन जो होता है वो इतना आता है। तो ये हाईएस्ट स्ट्रेन देखा जाता है बेयर्स थियरी के अकॉर्डिंग, किसमें, साइक्लोप्रोपेन में। और सबसे कम स्ट्रेन यानी कि जो सबसे ज़्यादा बेयर्स थियरी को फॉलो करता है वो है साइक्लोपेंटेन। ओके, देखिए 109 इन्होंने बोला था कि प्रेफर होना चाहिए, ये 108 है, यानी कि सबसे करीब। और सबसे जो दूर है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन लगेगा वो है साइक्लोप्रोपेन। चलिए, एक और भी होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसमें भी स्ट्रेन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे चेयर शेप का आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो ये जो है एक स्ट्रेन फ्री हो जाता है जब उसका अरेंजमेंट चेयर फॉर्म में होता है तब, ठीक है। चलिए, तो साइक्लोहेक्सेन जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जब, क्योंकि वो चेयर फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे हाई यील्ड टॉपिक देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो साइक्लोप्रोपेन में तो अराउंड 24 डिग्री का डेविएशन है, तो ये तो सबसे कम स्टेबल होगा। जिसमें ज़्यादा डेविएशन होगा वो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि एक चेयर फॉर्म है, फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, और फिर सबसे कम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। चलिए, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। बनाना बॉन्ड्स इन द सेंस, जैसे ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये बनाना की तरह क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है, ये बनाना बॉन्ड है, देखिए, ठीक है, कर्व हो गया। तो ये थियरी किसने दी थी, ये दी थी कॉल्जन और मॉफिट ने ये बनाना बॉन्ड की थियरी दी थी। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट और सजेस्टेड द बनाना बॉन्ड थियरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसको। चलिए, जस्ट बिफोर गोइंग अहेड जस्ट लेट मी चेक कि मेरा रिकॉर्डिंग ठीक से चल रहा है कि नहीं। चलिए, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ राइट। चलिए, हम लोग काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग वेरी सीरियस हैं, ठीक है। और जो बच्चे सीरियस हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और मन से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना एफर्ट पूरा दे रहे हैं। आई होप आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है, नॉट दिस ओनली GSSB, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अगर आप मन लगा के कर रहे हैं तो ज़रूर से आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इट ऑल रिक्वायर्स डिसिप्लिन और डेडिकेशन एंड सही डायरेक्शन। देखिए, आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लीजिए, ठीक है, बट डायरेक्शन के बिना चीज़ें अधूरी है। आप लोगों ने बॉलिंग की है, ठीक है, हम लोग मॉल्स में घूमने जाते हैं, वहाँ पे या फिर जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, स्पोर्ट्स बॉलिंग करते हैं, हम लोग कितना भी फोर्स के साथ आपका जो है बॉल को फेंकें, ठीक है, वहाँ पे बॉल को कितना भी फोर्स के साथ आप उसको फेंकें, ठीक है, चलेगा, बट अगर उसका डायरेक्शन सही नहीं है तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप स्कोर नहीं कर पाओगे, राइट। तो डायरेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सही डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाइए ताकि आपको रिजल्ट मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं मेडुलरी हिमोपोएसिस से, द प्रोसेस दैट क्रिएट्स द ब्लड सेल्स। हिमोपोएसिस यानी कि ब्लड सेल का बनना। मेडुलरी का मतलब होता है इन बोन मैरो। मेनली अकर्स इन विच टिश्यू ड्यूरिंग अडल्टहुड। देखिए, अडल्टहुड में मेडुलरी हिमोपोएसिस होता है। मेडुलरी का मतलब ही बोन मैरो के अंदर होता है, तो हमारा बोन मैरो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं आंसर यहाँ से। देखिए, मेडुलरी का मतलब होता है यहाँ पे विद इन द बोन मैरो। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेज हैं। जब इन्फेंट भी नहीं, इन्फेंट से भी मतलब कम, यानी कि आपका एम्ब्रॉय जब होता है, ठीक है, तब आपका एम्ब्रॉय में आपका ये होता है हेमोपोएसिस। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए अडल्टहुड में आपका जो हो जाता है, वहाँ पे आपका जो बोन मैरो के अंदर आपका होम्योपोएसिस होने लगता है, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है।
चलिए, तो ये हो गया हमारा होम्योपैथिस के बारे में। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ऑल ब्लड सेल, देखिए ऑल ब्लड सेल, चाहे वो WBC हो, चाहे वो RBC हो, या फिर आपके प्लेटलेट्स हो, सारे की सारे प्लूरीपोटेंट हेमोपोएटिक सेल में से डिराइव होते हैं। ये आपका होता है प्लूरीपोटेंट सेल। इसके अंदर से ही आपका RBC बनेगा, इसके अंदर से आपका WBC बनेगा, और इसके अंदर से आपका स्टेम सेल और ये सब आपका प्लेटलेट्स वगैरह सब बनते हैं। ठीक है, तो आपका ये प्लेटलेट्स, यहाँ पे प्लेटलेट्स आना चाहिए, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपके प्लूरीपोटेंट सेल के अंदर से ही सारे आपके चीज़ें बनती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप डाययूरेटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा। एडेमा यानी कि हमारा वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के पार्ट्स में। अब यहाँ पे लूप डाययूरेटिक पूछा है। देखिए डाययूरेटिक अलग अलग होती है। डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है? ड्रग विच इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, राइट। अब यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा यानी कि आपकी बॉडी से पानी निकलेगा, ज़्यादा ही ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका ये ड्रग हम एडेमा में यूज़ करते हैं और अलग अलग कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डाययूरेटिक कौन सा। अब यहाँ पे इसने पूछ लिया है कि लूप डाययूरेटिक। अब लूप डाययूरेटिक कौन से होते हैं वो आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। ये हमारा थायराइड डाययूरेटिक है, ये हमारा पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है, ये भी हमारा पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है, ये हमारा हाई फिलिंग, ठीक है, हाई फिलिंग यानी कि लूप डाययूरेटिक है। वाओ, ओके ग्रेट, सिंपल सा क्लासिफिकेशन से आंसर पूछ लिया, मतलब आंसर बता दिया हमने। क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के अराउंड ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूराज़ोमाइड जो है हमारा, फ्यूराज़ोमाइड, ब्यूमेटाइड, ये सारी जो ड्रग्स होती है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आपका लूप ऑफ हेनले आपका जो देखो ये ऐसा होता है, ये बॉमिन्स कैप्सूल होता है, ठीक है, फिर ये आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और ये आपका आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट। तो आपका जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ, ये आपका होता है डिसेंडिंग, ये आपका होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वो भी थिक, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। देखिए ऐसा होता है, पहले आपका थिन होता है और फिर आपका थिक होता है। तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे आपका ये ड्रग काम करती है। और इसका एक्शन क्या होता है, ये तो इसका साइट ऑफ एक्शन हो गया। ये काम कहाँ करती है? ये काम करती है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ये ब्लॉक करती है। ये हाई सीलिंग डाययूरेटिक है, यानी कि इसकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट डाययूरेटिक में से ये मानी जाती है। ठीक है, चलिए, और इसको हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं बेटा, याद रखिएगा, हम लोग पल्मोनरी पेरिफेरल एडेमा में यूज़ करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका पूरा डाययूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर आपका PCT पे काम करती है, एसिटाजोलामाइड और डोजोलामाइड, बेंजोलामाइड, जोलामाइड वाली ड्रग्स, जोलामाइड, ठीक है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक जैसे कि हमने बात की थी, मैनिटोल, सॉल्बिटोल, ये आपका PCT प्लस डिसेंडिंग लिम्ब पे काम करती है। ठीक है, लूप, आपका लूप ऑफ हेनले जो है वहाँ पे आपका हाई सीलिंग डाययूरेटिक काम करती है। आपका टारगेट क्या होता है इसका, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, राइट। चलिए, और इसका एग्जांपल है फ्यूराज़ोमाइड, ब्यूमेटाइड, टॉर्सेमाइड, ठीक है। चलिए, थायराइड में हमारा अर्ली DCT यानी कि डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करती है। एक होता है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमारे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स और मेनली हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज PCT पे काम करती है। चलिए, पोटेशियम स्पेरिंग में हमारे पास दो तरह की डाययूरेटिक्स होते हैं, एक जो एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज करते हैं, एक जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स कौन से हैं, हमारे पास एमिलोराइड और ट्राइमेट्रिन। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स हमारे पास कौन से हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन और हमारे पास एप्लेरेनोन। चलिए, ओके, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट। अब देखिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन कम करता है।
तो अगर हम इसको एंटागोनाइज्ड कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पे एकदम याद करके रख दीजिए कि एंटी, यहाँ से बहुत देखिए ऊपर का क्लासिफिकेशन तो काफ़ी बच्चों को याद होता है, पर एडीएच एंटागोनिस्ट यानी कि वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन को। तो एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को एंटागोनाइज करने वाली ड्रग्स कौन सी है, वेप्टेन्स, टोलवेप्टेन, कॉनीवेप्टेन, ठीक है, और इसका टारगेट होता है V2 रिसेप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूप डायरेटिक्स पढ़ लिया हमने। देखिए लूप डायरेटिक्स में पहले स्पाइरोनोलेक्टोन की बात करते हैं। ये हाइपरकैलेमिया करती है यानी कि पोटेशियम को स्पेयर करती है, और ये गायनेकोमेस्टिया भी करती है लाइक केटोकोनाजोल और अदर ड्रग्स, ठीक है। थायाजाइड जो है वो हाइपरकैल्शियमिया करती है, याद रखिएगा। देखिए थायाजाइड जो है वो हाइपरकैल्शियमिया करती है, याद रखिएगा। और आपका जो लूप डायरेटिक्स है यानी कि आपका फ्यूरोजेमाइड जो है, फ्यूरोजेमाइड, ये आपका कैल्शियम को कम करती है, ठीक है, याद रखिएगा क्या करती है, कैल्शियम को कम करती है। तो आपका हाइपोकैल्शियमिया कहाँ होता है और हाइपरकैल्शियमिया कहाँ होता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि थायाजाइड क्या इफेक्ट शो करती है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरमैग्नेसेमिया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा कौन कैल्शियम बढ़ा रहा है, कौन कैल्शियम कम कर रहा है। चलिए, विच टेस्ट एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कंटेनर क्लोजर्स फॉर स्टेराइल पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स जो स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो कंटेनर होता है, या तो एम्प्यूल होता है या तो वाइल्स होता है, ठीक है, या तो ऐसे जो कंटेनर्स होते हैं, उसका हमारा जो इंटीग्रिटी है वो कौन सा टेस्ट इंश्योर करता है। तो हम लोग देखो, इंटीग्रिटी मतलब वो कम्प्लीटली बना है या नहीं, ठीक है, वो फॉर्म कम्प्लीटली हुआ है या नहीं, उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। तो सिंपली हम उसको लीक टेस्ट से करेंगे। कलर का कोई काम नहीं है, शेप तो एम्प्यूल का शेप होगा या वाइल का शेप होगा, वेट का कोई टेस्ट करने का काम नहीं है, ठीक है, हम लोग सीधा उसका लीक टेस्ट करेंगे। तो लीक टेस्ट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होती है। जैसे कि आप बबल प्रेशर करेंगे तो जहाँ से लीकेज होगा वहाँ से बबल्स निकलेंगे एयर के। जैसा कि आपने पंक्चर रिपेयर करने का देखा होगा, जब हम पंक्चर को रिपेयर करते हैं तो पहले चेक करते हैं कि हवा कहाँ से लीक हो रही है, तो जहाँ से हवा लीक हो रही होती है वहाँ से बबल्स निकलते हैं। सेम वे यहाँ से भी हो रहा है। फिर हमारा जो प्रेशर वैक्यूम डिके टेस्ट, वहाँ पे प्रेशर चेंज की वजह से आपका लीक डिटेक्ट हो जाता है। हाई वोल्टेज लीक डिटेक्शन, कंडक्टिविटी अक्रॉस क्रैक, जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ पे कंडक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं। या फिर आपका कलर टेस्ट, आप पानी में या फिर लिक्विड में डाई डाल दीजिए और उसको आप में वहाँ पे आप कंटेनर डाल दीजिए, तो जहाँ से लीक होगा वहाँ से डाई जो है कंटेनर के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग टेस्ट होते हैं, आप देख सकते हैं, सारे ही टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लीक टेस्ट के अलावा पायरोजन टेस्ट करते हैं, लाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। लाल टेस्ट का आप लोग मेरे को फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं देखूँ आप लोगों को कितनी चीज़ें याद है, ठीक है। पायरोजन टेस्ट करते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि इसमें कोई आपका पायरोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। पायरोजन यानी कि जो आपका फीवर कॉज करता है उसको पायरोजन बोलते हैं, ठीक है, फीवर कॉजिंग। इसलिए आपकी जो ड्रग्स होती है बुखार में देने वाली ड्रग्स, उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। याद कीजिए, सारी चीज़ें बिल्कुल कोरिलेट होनी चाहिए। हमेशा ड्रग्स भी कोरिलेट कीजिए, सुटेक्स कोरिलेट कीजिए, हर चीज़ें कोरिलेट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते टाइम हम लोग यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे हैं, हमारा अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच बिहेवियर बेस्ट रिफ्लेक्ट द फार्मासिस्ट ओथ। फार्मासिस्ट की ओथ को कौन सा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। रिकमेंडिंग अननेसेसरी मेडिसिन, बिल्कुल नहीं। विथ होल्डिंग इंपॉर्टेंट ड्रग इन्फॉर्मेशन, विथ होल्डिंग मतलब अपने पास ही ड्रग की इन्फॉर्मेशन रखना। भाई हमारे पास तो है, पर हम किस लिए है फार्मासिस्ट, दूसरों को देने के लिए। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन, इग्नोरिंग पेशेंट क्वेश्चन, नो, वी ऑलवेज एड्रेस द पेशेंट क्वेश्चन टू प्रोवाइड देम द एक्यूरेट एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर मेडिसिन, ठीक है। चलिए, तो ये वही है, बिल्कुल थियरी है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। What type of feedback mechanism is described in the both
चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन और चाइल्ड बर्थ में क्या होता है, देखिए पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव में क्या होता है, एक चीज आपने की, वो दूसरा एक्शन को ट्रिगर करता है, एक्शन नंबर 2 को, और अल्टीमेटली आपका वर्क डन होता है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में हमारा वर्क स्टॉप हो जाता है। नेगेटिव में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सेम चीज़ होगी, वर्क हमारा स्टॉप हो जाएगा, कोई चीज़ हो रही होगी तो स्टॉप हो जाएगी। तो मिल्क इजेक्शन और चाइल्ड बर्थ दोनों ही एक पॉजिटिव फीडबैक के अच्छे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे होता कैसे है चीज़ें देखिए, लेबर के टाइम, जब लेबर का टाइम होता है, प्रेगनेंसी में लेबर का टाइम होता है, तब सर्वाइकल स्ट्रेच होता है। सर्वाइकल स्ट्रेच होने की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये एक एक्शन हो गया, ये दूसरा एक्शन हो गया। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेरस का, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूटेरस का बेबी को बाहर निकलने में क्या कहते हैं, ईज, मतलब क्या होता है, ईज होता है, ठीक है। लेबर में ईज होता है। तो ये हो गया मोर स्ट्रेच, यानी कि बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाती है। ये एक हो गया। एक होता है आपका मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन में भी क्या होता है, बेबी जब सकलिंग करता है निपल्स को, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हर बार, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हर बार कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीज़ों के लिए ही जवाबदार होता है। ऑक्सीटोसिन हमारा मायो एपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे आपका मिल्क क्या होता है, रिलीज होता है, मिल्क रिलीज होता है। चलिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक का पता है, यहाँ पे देखिए ये इफेक्ट को एम्पलीफाई करता है, ये अपोज करता है, यहाँ फिर बंद करता है। यहाँ पे आउटकम में कंप्लीशन होता है, यहाँ पे सेट पॉइंट यानी कि स्टॉप कर दिया जाता है एक पॉइंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। अगर आपको एग्जाम्पल याद कर लेंगे आप लोग तो आपके क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया, ठीक है, ये एक एक्शन हो गया। अब दूसरा एक्शन क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, ठीक, सॉरी, इंसुलिन रिलीज हुआ, ये एक्शन हुआ। अल्टीमेट क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या होगा बेटा, ग्लूकोज अपने आप कम होगा। तो यानी कि एक्शन नंबर 1 ग्लूकोज बढ़ा, एक्शन नंबर 2 ग्लूकोज को देख के इंसुलिन बढ़ा, और फाइनल आउटकम इंसुलिन ने ग्लूकोज को खत्म, मतलब कम कर दिया, एकदम लोअर कर दिया। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक। तो आप इसको याद रखिए, सारी चीज़ें, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, अरे इंसुलिन हमारा ह्यूमन का है हार्मोन, ये हमारे ह्यूमन का है बेटा, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन भी नहीं है। ऑक्सिन्स ही हमारा प्लांट हार्मोन का एक क्लास होता है। अब देखिए ऑक्सिन्स जो होते हैं ये एक तरह का प्लांट हार्मोन होता है, और ये सेल के एलोंगेशन में और आपका क्या बोलते हैं, रूट इनिशिएशन में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे क्लास दिया हुआ है हार्मोन का, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ऑक्सिन में आपका कौन सा ये है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। जिब्रेलिन में GA3, इथिलीन में इथिलीन गैस। अब ये इथिलीन जैसे होती है, ये फ्रूट राइपनिंग यानी कि फ्रूट को पकाने के लिए यूज़ होती है। जिब्रेलिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेम एलोंगेशन करते हैं, और ऑक्सिन का हमने बात की, ये क्या करते हैं, रूट इनिशिएशन करते हैं। तो ये सारे आपको टॉपिक्स याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि कौन से हार्मोन का काम क्या होता है। ये सारे प्लांट हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ microbiological assay in pharmaceutical quality control for vitamin B2 and 12? माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फार्मास्यूटिकल में क्यों करते हैं, ठीक है, B2 और 12 के लिए। देखिए कलर तो हम उसका चेक नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। टेस्ट तो हम क्यों चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। सॉल्युबिलिटी भी नहीं, हम लोग उसकी पोटेंसी चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वांट विटामिन टू ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की,
उतना हम मानेंगे कि हमारा विटामिन जो है पोटेंट है। क्या है? पोटेंट है। तो यहाँ पे हम लोग उसका पोटेंसी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंसी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे यूज़ होता है, केमिकल ऐसे भी होता है, आपका टाइट्रीमेट्रिक वगैरह यूज़ करते हैं, यानी कि आप पोटेंसी चेक करने के लिए केमिकल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं, यूवी प्लेट रीडर, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी टेक्निक्स आती है। बट अगर आपको माइक्रोबायोलॉजिकल यूज़ करना है तो आप उसमें फिर माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का। ठीक है, फिर वो बैक्टीरिया से पता लगता है हमको कि हमारा जो ये विटामिन में हमारा जो विटामिन है वो कितना पोटेंट है, उससे हम पता लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो विटामिन है वो पोटेंट ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि B12 ऐसे के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस लेशमैनी का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, पास्ट में, इस पेपर के अलावा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया यूज फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन B12। तो आपका लैक्टोबैसिलस लेशमैनी यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच मेथड प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ बोथ लिविंग एंड डेड बैक्टीरियल सेल इन सैंपल, यानी कि आपको लिविंग बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया दोनों का सेल काउंट चाहिए, तो आप किससे करेंगे? देखिए, वायबल से तो करेंगे नहीं, क्योंकि वायबल में आपको सिर्फ लिविंग मिलेगा। पोर प्लेट मेथड से भी हम नहीं करते, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से भी हम नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट यूज करेंगे। आप अपने आंखों से डायरेक्ट गिनेंगे वहाँ पे कि आपका कौन सा बैक्टीरिया, मतलब लिविंग बैक्टीरिया कितने हैं और डेड बैक्टीरिया कितने हैं। सो आपका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट, यानी कि हेमोसाइटोमीटर, आपका एवरी सेल काउंट करता है, चाहे वो लिविंग सेल हो या फिर आपका डेड सेल हो। ठीक है, चलिए, टोटल काउंट आपका देगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट दोनों हमारा काउंट देता है, टोटल लाइव और डेड। ठीक है, और वायबल स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है जो वो सिर्फ हमारा लिविंग देगा। ठीक है, वायबल से पता लग रहा है, यानी कि लिविंग। और आपका पोर प्लेट मेथड वो भी लाइबल, मतलब कि वायबल यानी कि लिविंग काउंट ही देता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको CFU का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। CFU का मतलब होता है एक ऐसा माइक्रोब, एक ऐसा बैक्टीरियम जो आगे जाके कॉलोनी फॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CFU का फुल फॉर्म हम लोग क्या याद करते हैं? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्या बात करेंगे? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, हम इसको याद करेंगे। चलिए, अ फार्मासिस्ट मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी एरियाज टू एंश्योर कंप्लायंस इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस। किस बात का नॉलेज होना चाहिए? एग्रीकल्चर, क्या फार्मासिस्ट को खेती करनी है जाके? क्या फार्मासिस्ट को कॉर्पोरेट लॉ, ये सारा टैक्सेशन, टैक्स के बारे में याद रखना है? नहीं। ड्रग कंट्रोल, ऑफ कोर्स ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी लेजिस्लेशन। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों को आवाज़ सही से आ रहा होगा। तो हमारा ए जो है सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं आपको जो याद रखनी है, वो कि फार्मेसी एक्ट। देखो, यहाँ पे इस स्लाइड से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपका यही है कि कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास होता है। फार्मेसी एक्ट 1948, फिर आपका ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज 1954, NDPS आपका 1985, यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, और ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट आपका 2013 में आया था, याद कर लीजिए। चलिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। इमेजिन अ पेशेंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ एक्यूट स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट विच मेडिकेशन कैटेगरी वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन। देखिए, ये एक केस स्टडी टाइप का सवाल होता है। यहाँ पे आपको अपना क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल नॉलेज दोनों ही लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, क्योंकि कोई हार्ट की या फिर कोई ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इशू नहीं है।
स्टेटिन्स नहीं देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड हमारा इशू नहीं है। एंटीबायोटिक्स दे देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई माइक्रोबायोलॉजिकल वो नहीं है, इशू नहीं है, बैक्टीरियल इशू नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। बेंजोडाइजेपिन्स हमारी बॉडी को इनहिबिटरी एक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तरह का रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए एपिलेप्टिक जो मतलब स्टेटस एपिलेप्टिकस जो कंडीशन होती है, वहाँ पे आपकी बॉडी में कंटिन्यूस कन्वल्जन होते हैं। कन्वल्जन यानी कि जिसको हम खींच आना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो वहाँ पे उसको शांत करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। अब ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। ये कहाँ काम करते हैं, गाबा ए पे, ठीक है। लाइक लोराज़ेपाम हो गया, डायज़ेपाम हो गया, ऑक्साज़ेपाम हो गया, क्लोनाज़ेपाम हो गया, सारे के सारे ड्रग्स। तो देखिए बेंजोडाइजेपिन्स हम लोग देंगे, आईवी लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम ये हम लोग देते हैं, ठीक है। या फिर बकल में हम लोग देते हैं मिडाज़ोलाम करके। ये क्या करते हैं, गाबा ए का एक्शन जो है रैपिडली इन्हेंस करते हैं, चलिए, और टर्मिनेट करते हैं आपका स्टेटस एपिलेप्टिकस। 5 मिनट के अंदर ये जो कन्वल्जन होता है, ये जो खींच आ रही होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा गाबा, अब देखिए अलग अलग एपिलेप्टिक ड्रग्स का यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है। सारे बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिटूरेट्स जो है गाबा पे काम करते हैं, गाबा ए पे, नॉट गाबा बी, गाबा ए पे। यहाँ पे सेकंड आता है हमारा फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपिन। कार्बामाज़ेपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में देते हैं। फिर आता है हमारा लेमोट्राइजिन, वेलप्रोइड, ठीक है। एथोसक्सिमाइड ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। फिर हमारा लेवेट्राइसिटाम ये हमारा SV2A बाइंडिंग का एंटागोनिस्ट होता है, ये आपके सेल पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बाइंडिंग साइट उसको ये ब्लॉक करता है, जिससे आपका इनहिबिटरी एक्शन देखने मिलता है। गाबा ट्रांसअमीनेज इनहिबिटर विगाबाट्रिन, देखो विगाबाट्रिन को आप कैसे याद रख सकते हो, गाबा ट्रांसअमीनेशन इनहिबिटर, ट्रांसअमीनेज इनहिबिटर। देखिए ये आपका वी गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और मल्टीपल ड्रग्स होते हैं अलग, ठीक है, वेलप्रोइड वगैरह ये सब एक मेसेलेनियस क्लास से आ जाते हैं। चलिए देखिए फेनिटोइन और वेलप्रोइड के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर लिखा है, बट हमारा आगे इसके अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। चलिए देखिए हमारा स्टेटस एपिलेप्टिकस में बॉडी की कन्वल्जन होती है, बॉडी हिलती है बहुत ज़्यादा, तब हम लोग आईवी लोराज़ेपाम या डायज़ेपाम देते हैं, या फिर बकल में मिडाज़ोलाम देते हैं। बट एब्सेंस यानी कि पेटिट माल, एब्सेंस सीजर बोलते हैं इसको, एब्सेंस सीजर्स, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देते हैं, एथोसक्सिमाइड देते हैं। क्या बोलते हैं, एथोसक्सिमाइड देते हैं। एब्सेंस सीजर में आपकी बॉडी में अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, यानी कि बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, पर कोई भी तरह का कन्वर्जन यानी कि खींच बॉडी में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए और स्टेटस एपिलेप्टिक्स का तो हमने पढ़ा ही यहाँ पे। और एक यहाँ पे रिकॉल कराने वाली चीज़ है कि फेनिटोइन जो है वो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स आपका फॉलो करती है, और ये जिंजिवल हाइपरप्लासिया यानी कि आपका जो गम्स है वहाँ पे हाइपरप्लासिया कर देती है, आपके गम्स स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक डायोटिक, या ये हमारा पोटेशियम स्पेरिंग हमारा लूप डायोरेटिक, मैनिटॉल, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए मैनिटॉल का यूज़ क्या होता है, सेरेब्रल एडेमा में देते हैं, ग्लाउकोमा में देते हैं, सारी चीज़ों में देते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि मैनिटॉल जो है एन्यूरिया यानी कि नो यूरिन, जब आपका यूरिन पास नहीं हो रहा होता है तब मैनिटॉल नहीं देते, ठीक है। अब ऑफ कोर्स देखिए एक तो ये और आपका पल्मोनरी एडेमा, यहाँ पे भी हम लोग नहीं देते। यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या होता है, पल्मोनरी एडेमा में क्या होता है, देखो मैनिटॉल जो है, मैनिटॉल क्या करेगी, ब्लड में आपका वाटर इंक्रीज करेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सही से एक बार लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैनिटॉल क्या करती है,
टिश्यू का जो वाटर होता है वो लेके ब्लड में लाती है, ठीक है। और ब्लड फिर कहाँ जाता है? आपका लंग्स में। तो लंग्स में आपका वापस वाटर बढ़ जाता है। अब जब ऑलरेडी आपका लंग्स में वाटर होता है, पल्मोनरी एडेमा क्या होता है? पल्मोनरी एडेमा का मतलब होता है कि आपके लंग्स में ऑलरेडी वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, इट्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो वहाँ से पानी निकालना है, वहाँ पे डालना नहीं है। तो मैनिटोल क्या करेगी? वहाँ पे पानी डाल देगी। तो वहाँ पे हम लोग मैनिटोल यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग ये क्या करती है, आपका टिश्यू से वाटर एक्सट्रैक्ट करती है, ब्लड में इंक्रीज करती है। पर हम लोगों को ये नहीं करना है, हम लोग सीधा सीधा यहाँ से बॉडी से पानी निकालना चाहते हैं। तो आप लोग क्या देंगे? फ्यूरोजेमाइड देंगे। क्या करेंगे? फ्यूरोजेमाइड देंगे। चलिए, और सेम एज एन्यूरिया। एन्यूरिया में भी आपका यूरिनेशन नहीं हो रहा होता, आप चाहते हैं यूरिनेशन हो, पर आपका मैनिटोल क्या करता है? ब्लड में वॉल्यूम बढ़ा, आपका टिश्यू से पानी लाता है, ठीक है, ब्लड में बढ़ जाता है, बट आपका वो वापस क्या करेगा? ब्लड में पानी बढ़ जाएगा तो आपका उसको एक्चुअली क्या करना है? उसका हमको किडनी में ला करके उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट काम कौन सी चीज़ करती है? फ्यूरोजेमाइड और थायाजाइड डायरेटिक्स करती है, ना कि आपका मैनिटोल, विच इज़ द बेस्ट। मैं वो बेस्ट ड्रग उसकी नहीं मानी जा सकती। और पल्मोनरी एडेमा में तो ये एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और एक बात याद रखिएगा कि ऑस्मोटिक डायरेटिक जो होती है ये फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होती है, इसका कोई फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर टारगेट नहीं होता, या फिर कोई एंजाइम पे ये ब्लॉक नहीं करती है, कोई टारगेट नहीं करती, ये सीधा सीधा एक तरह का ऑस्मोसिस से वर्क करती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑस्मोसिस प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन आयुर्वेदिक टेक्स्ट? चलिए, सुश्रुत संहिता है हमारा, चरक संहिता है, और हमारा यहाँ पे कौन सा नहीं है? हमारा भवा प्रक्षा, ये हमारा टेक्स्ट बिलोंग नहीं करता हमारे 3 मेन आयुर्वेदिक टेक्स्ट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए बृहत्त्रय यानी कि द ग्रेट 3 टेक्स्ट, और लघु यानी कि छोटा। तो हमारे पास 3 ग्रेट टेक्स्ट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया और 3 लघु त्राई के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। तो आप बृहत के हिसाब से देखेंगे, बृहत में यानी कि आपका क्या आ जाएगा? CSA करके आपको याद रखना है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और आपका अष्टांग हृदयम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और लघु में आपका क्या याद रहेगा? आपका BMS याद रखना है आपको, लघु में BMS यानी कि आपका भवप्रक्षा, आपका श्रृंगधरा संहिता और आपका मधवा निदाना, ठीक है, निदाना। चलिए ये आपका हो गया 3 लघु और 3 बृहत्य यानी कि ग्रेट। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक? अगेन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक नहीं है। देखिए ये लिंकोसामाइड है, ये भी लिंकोसामाइड है, और लिंकोमाइसिन तो लिंकोसामाइड है। ये आपका मैक्रोलाइड में काम करता है, मैक्रोलाइड है, ठीक है, मैक्रोलाइड में इसको क्लासीफाई करते हैं। चलिए हमारा फिर क्या क्लासिफिकेशन बनेगा यहाँ पे? एरिथ्रोमाइसिन इज मैक्रोलाइड नॉट अ लिंकोसामाइड। लिंकोसामाइड कौन कौन सी होती है? लिंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और आपका प्रिलिमाइसिन यानी कि PCL। प्रिलिमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन। चलिए अब यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन और आपका लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स दोनों ही MLSB पे बाइंड कर जाती है। किस पे बाइंड कर जाती है? MLSB पे बाइंड कर जाती है, MLSB। एक्चुअली MLSB पे बाइंड नहीं कर जाती, इसको बोलते हैं मैक्रोलाइड लिंकोसामाइड। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रोलाइड, लिंकोसामाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन B। ये तीनों एंटीबायोटिक का क्रॉस रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे देखने को मिलता है। पहले आप ये देखिए कि आपकी 2 ड्रग्स क्लासेस हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों आपका 30S पे बाइंड करते हैं। आपका जो रिबोसोम होता है उसके अलग अलग सब यूनिट होते हैं, राइट। रिबोसोम के क्या होते हैं? 30S, 50S होता है। हमारे देखिए बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में आपका देखने को मिलता है यहाँ पे 70S। 70S कैसे क्लासीफाई करता है? 50 + 30S, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और हमारे ह्यूमंस में क्या होता है? ये होता है 80S यानी कि 60
प्लस 40s। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये दोनों बाइंड करते हैं 30 पे और ये तीनों बाकी के बाइंड करते हैं 50 पे। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हम इसको एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि बाय एट 30, यानी कि एमिनोग्लाइकोसाइड और आपका टेट्रासाइक्लिन 30 यूनिट पे सब यूनिट पे बाइंड करते हैं, और आपका सेल एट सेल 50, बाय एट 30 सेल 50। ठीक है, सेल यानी कि देख लीजिए यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल, ई से आपका एरिथ्रोमाइसिन यानी कि मैक्रोलाइड समझ लीजिएगा, लिंकोसामाइड और अलग आपकी ड्रग्स जो होती हैं वो सारी ये 50 पे बाइंड करती है। ठीक है, चलिए लिंकोसामाइड हो गया आपका, और लिंकोमाइसिन याद रख लीजिए वहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका एक और भी ऑक्साजोलिडीन का आपका एग्जाम्पल बनता है लिनेजोलेट, ये भी आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोगों का बाय एट 30 सेल एट 50 का ट्रिक बनता है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारी जो ये जीन है, ERM जीन बोलते हैं इसको, क्या ERM जीन, ये क्या करता है, मिथाइलेशन कर देता है। मिथाइलेशन यानी कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, CH3 ऐड कर देता है। कहाँ पे ऐड कर देता है बेटा, आपके रिबोसोम पे। ठीक है, रिबोसोम पे ऐड कर देता है, जिससे आपकी ड्रग्स जो है इनएक्टिव हो जाती है, यानी कि ड्रग्स का बाइंडिंग साइट चेंज हो जाता है। यानी कि ये आपका रिबोसोम है, मान लीजिए यहाँ पे आपका मिथाइलेशन हो गया, तो जहाँ पे आपकी ड्रग बाइंड करनी थी वो वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी। तो इससे क्रॉस रेजिस्टेंस एक अलग टर्म है। आप मान लीजिए कि ड्रग का रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए, ड्रग का रेजिस्टेंस होने का मतलब है कि आपकी ड्रग अब इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब उस पर्टिकुलर बैक्टीरियम के लिए वो काम नहीं करेगी। यहाँ पे क्रॉस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्रॉस रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो एंटीबायोटिक X अगर इसका रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है, और मान लीजिए एंटीबायोटिक आपका Y, ये भी सेम मैकेनिज्म से ही काम करती है। ठीक है, तो इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अपने ऐसा होता है ना, मान लीजिए कि मैं हूँ आयुष और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, हम दोनों का ड्यूओ है। अब मान लीजिए क्लास में मेरी किसी लड़के से झगड़ा हो गया, मेरा मान लीजिए कोई भी, जैसे विक्की नाम के लड़के से मेरा झगड़ा हो गया। अब क्योंकि आयुष का झगड़ा विक्की से हुआ है और आयुष का बेस्ट फ्रेंड कोई भी है मान लीजिए, ठीक है, तो अब उसका बेस्ट फ्रेंड भी विक्की से बात नहीं करेगा। ऐसा हम देखते थे ना स्कूल में कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का किसी से झगड़ा हुआ तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगा। सेम यहाँ पे भी होता है कि X एंटीबायोटिक जिस क्लास की है, ठीक है, उसी क्लास की अगर Y है, ठीक है, तो अगर X का रेजिस्टेंस हुआ है तो Y का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ गए होंगे, बेस्ट फ्रेंड वाले एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, हमारे क्वेश्चंस पार्ट 1 हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग कोलेजन फाइबर्स, स्क्रीनिंग नहीं, सिक्रेटिंग, ठीक है, टू बाइंड द वाउंड मार्जिन्स टुगेदर ड्यूरिंग प्राइमरी हीलिंग। यानी कि प्राइमरी हीलिंग के टाइम कौन से सेल्स हैं जो कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे मैक्रोफेजेस नहीं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन नहीं, ये तो हमारा डिफेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, फेगोसाइट्स भी हमारा डिफेंस में यूज़ होते हैं। फिब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल सेल नहीं आएगा, फिब्रोब्लास्ट हमारा इसका आंसर रहेगा। तो फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, ये कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस करता है। देखिए पहले तो क्या होता है, जब आपको वाउंड होता है तो आपका प्लेटलेट्स और क्लोट बनता है। फिर स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में न्यूट्रोफिल्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस मैक्रोफेजेस आके उसको निकाल लेते हैं। बाकी के दिनों में आपका फिब्रोब्लास्ट आता है और कोलेजन बनाना शुरू करता है। कोलेजन से क्या होता है, आपकी न्यू स्किन फिर डेवलप करना स्टार्ट होती है। तो पहले कोलेजन 1 आता है, नहीं, पहले आपका कोलेजन 3 आता है, ठीक है, उसके ऊपर आपका कोलेजन 1 आता है। ठीक है, चलिए तो पहले आप याद रखेंगे, पहले कोलेजन 3 की लेयर आती है, फिर कोलेजन 1 की लेयर आती है। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट डज टॉक्सिकोलॉजी
प्राइमरी डील विथ। हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन नहीं, ये तो हमारा स्यूटिक्स वाला ब्रांच हो गया भाई। हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स नहीं, ये तो कोई ब्रांच हम नहीं पढ़ते कि हील कैसे करते हैं प्लांट्स। हाँ, हीलिंग प्रॉपर्टीज हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी। पर प्लांट्स खुद कैसे हील हो रहे हैं वो हम लोग नहीं पढ़ते फिलहाल। तो हम लोग प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे हील करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये हमारा कोलॉजी में आ जाता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स एंड ड्रग्स, दिस विल कम अंडर द टॉक्सिकोलॉजी। करेक्ट, वेरी सिंपल, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कंसेप्ट वाला, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए देखिए, एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता है LD50 का। LD50 क्या होता है? लीथल डोज 50। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 100 रैट्स हैं जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। फार्माकोलॉजी में हम लोग एनिमल एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैट्स पे करते हैं, माइस पे करते हैं। तो 100 रैट्स पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास ड्रग है, ठीक है, कोई एक ड्रग है, तो उसका कितना डोज दूँ मैं, कितना डोज दूँ जिससे एटलीस्ट 50 रैट्स आपके मर जाएं, डेथ हो जाए उनकी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर वो डोज आपका 35 mg है, ठीक है, तो वो हमारा LD50 डोज कहलाता है। और वैसे ही आता है आपका TD, थेराप्यूटिक डोज, यानी कि एटलीस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको हम थेराप्यूटिक डोज बोलते हैं। चलिए, और फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी परसेलियस को हम लोग यहाँ पे नहीं भूल सकते, ठीक है, परसेलियस को हम यहाँ पे नहीं भूल सकते। चलिए, ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या है ये हमारा। विच HLB वैल्यू रेंज इज जनरली एसोसिएटेड विथ सर्फेक्टेंट यूज्ड फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन, देखिए ऑयल इन वाटर यानी कि वाटर ज़्यादा है हमारा यहाँ पे, वाटर के अंदर ऑयल है ना, ऑयल इन वाटर, ठीक है, तो वाटर ज़्यादा है। तो देखिए जब आपका HLB वैल्यू लो से हाई जाता है HLB, तो हाई की तरफ आपका वाटर वाली चीज़ें आती है, ठीक है, वाटरी चीज़ें, मतलब वाटर को प्रेफर करता है HLB, यानी कि वाटर वाली जो चीज़ें होंगी वहाँ पे HLB की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर आपका वाटर इन ऑयल होता इमल्शन, तो उसकी HLB वैल्यू कुछ भी तो भी लो ही होती, ठीक है। पर हमारा ऑयल इन वाटर है तो हाई की तरफ होगी। अब हाई कौन सी होगी वो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी HLB वैल्यू निकलेगी 8 to 18। चलिए, क्योंकि ये तो बहुत कम हो जाएगी और ये करेक्ट रेंज नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिए HLB, आधे बच्चे तो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती करते हैं। HLB का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। और ये स्किल इन्वेंट किसने किया था? ग्रिफिन ने किया था बेटा, ग्रिफिन ने इन्वेंट किया था। तो एक बात याद रखिए, अगर आपको अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं आपको पूछता HLB का फुल फॉर्म बता दो, और मैं क्वेश्चन ऐसे, ऑप्शन ऐसे रखता, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक लिपोफोबिक, हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक लिपोफोबिक, मैं कंफ्यूज कर देता आपको। तो बच्चे HLB का कंसेप्ट तो पढ़ते हैं पर ये भूल जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हम क्या याद रखेंगे? हम बिल्कुल प्यार से याद रखेंगे कि ग्रिफिन लव्स एवरीवन, या ग्रिफिन लव्स ऑल, ठीक है, एक दिल भी बना देते हैं। फिलिक मतलब लव और फोबिक मतलब हेट, इतना तो आपको पता होगा, लिख लीजिए, फिलिक मतलब लव। तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक ग्रिफिन लव्स ऑल, तो यहाँ पे फुल फॉर्म याद रह जाएगा। चलिए, हमारा क्या है, हमारा स्केल यहाँ पे देखिए HLB रेंज दिया हुआ है, ठीक है, ये मस्ट मेमोराइज करके लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। डबल स्टार कर लीजिए, ट्रिपल स्टार कर लीजिए। 0 to 3 ये आपका एंटी फोमिंग एजेंट का बताता है। 3 से 6 मैंने बताया ना, ऑयली होगा तो वाटर इन ऑयल होगा तो लो HLB वैल्यू होता, ये आपका 3 से 6 फॉर वाटर इन ऑयल। 7 to 9 आपका वेटिंग एजेंट हो जाएगा। और जो हमने पढ़ा 8 से 16 या 8 से 18, डिपेंड अपॉन ऑप्शन में क्या रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएबल एक आध नंबर का रहता है पेपर में, ऑप्शंस में, बट आपको रेंज याद होनी चाहिए। तो ऑयल इन वाटर का हमारा 8 to 6।
13 to 16 हमारा हो जाएगा डिटर्जेंट का, और 15 to 18 हो जाएगा हमारा सॉल्युबलाइजर का। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। चलिए, HLB वैल्यूज़ आपको कैसे भी करके याद रखनी होती है, इंपॉर्टेंट जो भी आपके रहते हैं HLB वैल्यूज़। जैसे कि देखिए, ओलेइक एसिड का हर बार पूछता है कि HLB वैल्यू क्या होता है, तो इसका 1 है, याद रखने में भी सिंपल है और पूछेगा भी, ठीक है। चलिए, 1 है, इसलिए देखो लिपोफिलिक इसका टाइप है, क्योंकि जितना नीचे होता है ना HLB वैल्यू, उतना ऑयल लविंग यानी कि लिपोफिलिक होता है। स्पेन 85 1.8, ग्लिसरल मोनोस्टेरेट आपका 3.8, ठीक है। इस तरह से आप ट्विन 60 80 20 इनका, या फिर आप ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका स्पेन और आपका अकाशिया, ऐसा जैसे ये सारी चीज़ों का तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको ये सारे याद रखने ही हैं, ठीक है। देखिए, मानता हूँ कि सारा याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बट ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा आप याद रख सके। याद रखने का एक ही मंत्र है, रिवाइज़ करो रिवाइज़ करो रिवाइज़ करो। जितनी बार ज़्यादा बार रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक याद रखिएगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये एक तरह का आपका सरफेक्टेंट होता है, इसकी HLB वैल्यू 40 होती है, ठीक है। इसका ना मतलब पूछा गया एग्ज़ाम में, आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है यहाँ पे, और बाकी भी चीज़ें याद रखिएगा। और ये टेबल तो ठीक है, मतलब याद करना है, पर ये टेबल भूलना मत, ठीक है। मस्ट मेमोराइज लिखा हुआ है, भूलना मत, मैं लिख देता हूँ मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए, ये हो गया हमारा HLB का टॉपिक, और यहाँ पे हमारे पास हाई यील्ड में HLB का जो फॉर्मूला है वो है HLB हमारा 20 × 1 - S/A, और यहाँ पे S जो आपका सैपोनिफिकेशन वैल्यू होता है, A आपका एसिड वैल्यू होता है। यहाँ फिर आपका दूसरा फॉर्मूला होता है E + P/5 फॉर पॉलीऑक्सीथिलीन, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, हायर HLB मतलब कि मोर हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी वाला ज़्यादा रहेगा, और लोअर HLB यानी कि लिपोफिलिक। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में हम लोग यूज़ करते हैं आपका स्ट्रोंटियम क्लोराइड। कैसे यूज़ करते हैं, देखिए, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, हाँ, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स और उसका यूज़ है, ठीक है। जैसे कि डिसेंसिटाइजिंग के लिए हम लोग स्ट्रोंटियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, ये सारे यूज़ करते हैं। और एंटी कैरीज के लिए आपका सोडियम फ्लोराइड, अगेन स्टेनस फ्लोराइड। फिर आपका एंटी प्लेक के लिए क्लोरहेक्सिडिन करके यूज़ करते हैं, और आपका डेंटल एस्ट्रिंजेंट के लिए जिंक क्लोराइड, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट सारे हैं, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इम्पॉर्टेंट वाले मार्क कर देता हूँ जो आपको छोड़ने नहीं है, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन हमारा यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड एंटी प्लेक सब्सटेंस होता है। क्लोरहेक्सिडिन से मेरे को एक चीज़ याद आती है, क्लोरज़ाइलेनॉल, हाँ, क्लोरज़ाइलेनॉल आपका किस में यूज़ होता है, आपका डेटॉल में यूज़ होता है। डेटॉल जो एंटीसेप्टिक होता है ना, उसमें क्लोरज़ाइलेनॉल नाम का आपका केमिकल यूज़ होता है, विच इज़ एंटीसेप्टिक, ठीक है। जस्ट याद आया तो मैंने बता दिया, बट आपका ये ध्यान रखना, क्लोरहेक्सिडिन आपका गोल्ड स्टैंडर्ड एंटी प्लेक यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, विच मेडिसिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। किसमें करते हैं, लाइक क्योर्स लाइक आपका, एंड ऑफ्टन यूज हाई डाइल्यूटेड सब्सटेंस। देखिए, सिद्धा तो हमारा तमिल ट्रेडिशन बेस्ड है, तो वो हमारा नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा होम्योपैथी में हम लोग लाइक क्योर्स लाइक का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, सिद्धा में हम लोग तमिल ट्रेडिशन पे बेस्ड होता है। आयुर्वेदा में त्रिदोषा यानी कि वत्ता, वत, पित्त और कफ पे होता है, और होम्योपैथी में हम लोग लाइक क्योर्स लाइक का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। जैसे कि एलियम सेपा यानी कि ऑनियन का यूज़ करना वाटरी आइज में। देखिए, अनियन से ऑलरेडी आपका आँख से पानी निकलता है, ठीक है।
बट जब आपका ऑलरेडी आइस से पानी निकल रहा हो तो आप यहाँ पे ऑनियन का यूज़ करते हैं और कोल्ड सिम्टम्स जैसे उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यानी कि डिसीज जैसे हम बोलते हैं ना कि जहर ही जहर को मारता है, तो बस ये वही सिस्टम पे यूज़ करते हैं, लाइक क्योर्स लाइक। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री वाई आर गम रेजिन्स क्लासिफाइड एज अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए, दो चीज़ें होती है कॉग्नोसी में। कॉग्नोसी के बेसिक में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दोनों ही चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्गेनाइज वो होती है जिसको नेचर ने खुद ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि आपका लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा अनऑर्गेनाइज, जैसे कि एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है, गम्स हो गए। अब गम जैसे है वो प्लांट में से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रेजिन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम लोग अनऑर्गेनाइज में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि देखिए लीव्स हो गए, ठीक है, या फिर स्टेम हो गया, या फिर फ्लावर्स हो गए, इसमें प्लांट के सेल्स पाए जाएंगे। बट जब आप उसको प्रोसेस करके निकाल लेते हैं गम्स को या फिर रेजिन्स को, तो यहाँ पे कोई भी तरह के सेल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए हम उसको अनऑर्गेनाइज मानते हैं। और ऑर्गेनाइज कौन सी चीज़ें हैं? जो नेचर ने खुद ऑर्गेनाइज की है, यानी कि पत्ते, फूल, उसका ये जो स्टेम होता है, वो सारी चीज़ें, रूट्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज में आती है। देखिए, जैसे कि लीफ, बार्क, रूट, वुड, फ्लावर, ये सारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और गम, रेजिन, लेटेक्स, जेल, ड्राइड जूस, जो उसमें से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, वो आपका अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसमें सेल फ्री प्रोडक्ट होते हैं और ये डायरेक्ट प्लांट के पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी बाय फोकसिंग ऑन विच ऑफ द मेन एरिया। क्या करती है फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी कंट्रीब्यूट टू द ड्रग डिस्कवरी, तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी का तो आएगा ही नहीं, फार्मास्यूटिक्स भी नहीं आएगा, फाइटोकेमिस्ट्री, एनालाइज द केमिकल, नहीं, अरे यही तो आएगा, फार्माकोग्नोसी के नाम से ही एक ऑप्शन है यार, ये कैसा सवाल होगा? देखिए, कभी कभी सवाल में आप लोगों को ऐसे ऑप्शन दिख जाते हैं जो सीधे सीधे निकल सकते हैं, तो ध्यान से उसको एक्सक्लूड करके सीधा सही आंसर पे आपको जाना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास बहुत सारे फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग्स पढ़ते हैं, जैसे कि आर्टेमिसिन फॉर मलेरिया, मॉर्फिन फॉर पेन, क्विनिन फॉर आपका ये भी मलेरिया वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए, एंटीबैक्टीरियल होता है आपका, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है सारे प्लांट्स में, कुछ कुछ में। और विनक्रिस्टिन आपका कैंसर के लिए, रेस्पिरिन आपका हाइपरटेंशन के लिए, मतलब हाइपरटेंशन के लिए, और आपके डिजिटॉक्सिन कार्डियोटॉनिक के लिए। चलिए, तो काफ़ी सारे कॉग्नोसी में हमारे पास ड्रग्स होते हैं, हम पढ़ते हैं रहते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। आगे बढ़ेंगे। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि कौन से पॉइंट पे सॉलिड जो है वो लिक्विड बना, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में। सब्लिमेशन को बोलते हैं सॉलिड से सीधा गैस बन जाना, ठीक है, ये आपका कैम्फर में देखने को मिलता है, कैम्फर यानी कि कपूर। चलिए, क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और यूटेटिक पॉइंट तो हम लोग पढ़ते आए एकदम शुरुआत से, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 1 completes here. Which section specifies the power of a drug inspector under the Drugs and Cosmetic Act? कौन सा सेक्शन हमारा यहाँ पे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर को बोलता है? यानी कि देखिए, ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपका कोई तुक्का
काम नहीं करेगा। आपका अगर पढ़ा हुआ है तो आप आंसर लगाइए, यहाँ तो फिर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको माइनस मार्क का रिस्क उठाना है तो आप ऐसे क्वेश्चन में उठा सकते हैं, बट मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती है, माइनस मार्किंग का रिस्क तभी उठाना चाहिए जब आपको तुक्का लगाने का थोड़ा भी स्कोप हो। यानी कि मैं एटलीस्ट 50% ऑप्शन को एक्सक्लूड कर लूँ, यानी कि मैं बोल दूँ कि ये दो ये नहीं होंगे, ठीक है, फिर मैं तुक्का लगाऊं कि यार ये होगा या ये, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज 50%, ठीक है। अदरवाइज मेरी 25% ही रह जाती है। तो यहाँ पे आपको कोई तुक्का लगाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि ये सेक्शन 22 में स्पेसिफाई करता है। चलिए, तो ये आपका सेक्शन 22 में ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स बताई गई है। अगेन ये जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रट्टा तो मारना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ सेक्शंस हैं जो देखो, सेक्शन 16 में हम क्वालिटी की बात करते हैं। सेक्शन 17A और 17 में हम लोग मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेट ड्रग की बात करते हैं। 17B में हम स्पूरियस की बात करते हैं, ठीक है। देखो, A से अडल्ट्रेट हो जाएगा और आपका B से AABS ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। चलिए, और पावर ऑफ इंस्पेक्टर में सेक्शन 22, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारी कोलकाता में है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट हाई यील्ड पॉइंटर्स के साथ विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 30 क्वेश्चंस ऑफ आपका GSSB पेपर के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं। मार्च 26 में जो पेपर हुआ था वो, और ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जस्ट लेट मी टेल यू कि एपोमाइंड लेकर आया है आप लोगों के लिए GSSB का जूनियर फार्मासिस्ट का एब्सोल्युटली फ्री बैच। यस, कम्प्लीटली फ्री बैच रहेगा। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है फ्री बैच, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री बैच में आपको सब सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, रैपिड रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, वन लाइनर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज कुछ मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये फ्री बैच है। फ्री बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एपोमाइंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक ले सकते हैं। एपोमाइंड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। चलिए, एपोमाइंड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा सा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ये बैचेस का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। बैचेस के बाद आपको बैचेस पे क्लिक करना है और ये कोड डालना है GSSB 2026, फिर क्लिक करना है ओके, और आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। बैच में एनरोल करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा। यहाँ पे आप अपना वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, सारी चीज़ें। ये आपका फ्री बैच रहेगा। बट देखिए, अगर आपको GSSB के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे एक बेसिक बैच और एक आपको मिलेगा एडवांस बैच। तो एपोमाइंड आपके लिए लेके आया है कंप्लीट एक पैकेज विथ बेसिक बैच एंड एडवांस बैच। देखिए, मैंने आपको लेक्चर के बीच में, अगर आपने लेक्चर ध्यान से पूरा सुना है, तो मैंने आपको एक बात की थी कि डायरेक्शन। देखिए, आप एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, बट आपके पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो आपके एफर्ट्स जो हैं वेस्ट हो सकते हैं। तो आप अपने एफर्ट्स वेस्ट ना करते हुए उसको एक डायरेक्शन में लेके जाइए। कैसे लेके जाएंगे? आप एपोमाइंड का जो ये बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक भी बैच है और एक एडवांस बैच भी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एडवांस बैच ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स, ठीक है, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। उस पर आपका कंसेप्ट, थियरी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, एपोफास्ट के नोट्स मिलेंगे, आपको क्लासरूम नोट्स मिलेंगे, जो पीपीटीज पढ़ाई जाती है वो पीपीटीज मिलेंगी, आपको वन लाइनर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉड्यूल्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी और वीकली टेस्ट भी आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब देखिए, अगर आपको कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना है, एक स्ट्रेटेजी के साथ, डायरेक्शन के साथ, ठीक है, एक प्लान बना करके प्रिपेयर करना है, तो वेलकम टू दिस बैच, ठीक है। यहाँ पे आपको वो सारी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी जो आपका GSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2026 की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अपना, अगर आप
ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं कि बिना कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, कभी भी कोई भी वीडियो देख लिया, कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगा लिया, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप अपना एफर्ट और टाइम दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं, उससे आउटकम आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। आपको चाहिए स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन और प्लान कि आपका एफर्ट कहाँ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच, और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आपका PYQ का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया? पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया 30 PYQ, ठीक है। पार्ट 2 में हम और PYQs करेंगे, 30 से 40 PYQs हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो आपका यूट्यूब पर ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना डेडिकेशन, डिसिप्लिन, आपका जो डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, वो लगाकर पढ़ाई करते रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए, ठीक है। और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।